खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात। मैं हूं शहजाद रजा। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 62,000 से ज़्यादा है। इस वक्त तकरीबन 1200 जाने कोरोना वायरस ले चुका है पाकिस्तान में। दुनिया भर में इसने जो तबाही मचाई है पिछले 2.5-3 महीने से, अब पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के लोगों को इस न्यू नॉर्मल में रहना है। दुनिया भर में जहाँ पर ख़ासतौर पर यूरोप और अमेरिका में जहाँ इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर भी कारोबार ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने खोलना शुरू किया। रेस्टोरेंट्स भी खुल गए। आज पंजाब हुकूमत ने भी इजाज़त दी है कि रेस्टोरेंट्स को खोला जाएगा। और इसके साथ साथ अब कोरोना वायरस से तो हमने लड़ना है ही, और जून के महीने को क्रिटिकल कहा जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। लेकिन जून के महीने में पाकिस्तान में बजट भी पेश होना है, मईशत की सूरत हाल को भी सामने रखना है। तो जो मईशतदान है, हुकूमत पाकिस्तान के जो जिनका ताल्लुक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वज़ीर आज़म के जो मुशीर भी हैं, वो लोग सर जोड़ के यकीनन बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि इस दफ़ा किस तरीके का बजट पेश किया जाए और जो मुश्किलात दरपेश हैं मईशत को, उनसे कैसे निपटा जाए। ख़ास तौर पर रिलीफ कैसे दिया जाए उस वल्नरेबल तबके को जो पहले ही एहसास प्रोग्राम के तहत जिनको एक हद तक रिलीफ दिया जा रहा है, चाहे वो माली मुआवनत हो या उनको सब्सिडी की मद में कुछ मदद दी जा रही हो। लेकिन इसके साथ साथ जो हम टारगेट मिस करेंगे, ख़ास तौर पे आज वज़ीर आज़म ने जब एक यूएन के एक सेशन से वो वीडियो लिंक के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पर यही बात की कि पाकिस्तान ने अपना जो एक्सपोर्ट का टारगेट था वो कोरोना वायरस की वजह से वो मीट नहीं कर सका। और मसला पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर में जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उन सब का है। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस चीज़ को अंडरलाइन किया कि दुनिया भर से जो बड़े ममालिक हैं, इदारे हैं, उन्होंने $7 खरब के करीब तरक्की पजीर ममालिक के लिए रखे, जो कि बहुत कम है, ज़्यादा होने चाहिए थे। इस बात पर उन्होंने ख़ास तौर पर जोर दिया। और पाकिस्तान हुकूमत ने अब तक जो इकदाम उठाए वो लॉकडाउन से लेके लोगों को जो अवेयरनेस देने तक और उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद करने तक उनको उन्होंने उसका अहाता किया, उसको बताया। लेकिन साथ साथ इस बात पर भी उन्होंने बार बार जोर दिया कि बड़े बड़े ममालिक को, उन इदारों को मजीद इसमें कंट्रीब्यूट करना है, ताकि इस वक्त ये जो मुश्किल वक्त है, पोस्ट कोरोना सिचुएशन है जो आइंदा कई साल तक चल सकती है, उससे निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक जो है वो बआसानी इस चीज़ को तय कर सकें। इसके साथ जब हम बात करते हैं मईशत की, तो जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि अगले माह हुकूमत पाकिस्तान बजट पेश करेगी। वो बजट कैसा होगा इसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं कि उसमें किस हद तक सनतों को, ज़राअत को और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, इदारे हैं, उनको सहूलत दी जाएगी ताकि इस मुश्किल वक्त में वो निकल सकें और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकें। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ अली भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब। डॉक्टर फरीदा फैसल साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर दुरानी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भट्टी साहब आपसे आगाज़ करता हूं, और आप क्योंकि बड़ा रेगुलर पार्लियामेंट कवर करते हैं, ये बताएं कि बजट के क्या तैयारियां हैं कोई प्री बजट मीटिंग्स हो रही हैं, कोई डिस्कशन क्या होना चाहिए क्या नहीं? पहले तो बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है। आपको याद होगा कि रिसेंटली एक सेशन कॉल भी किया गया और उस कौमी असम्बली के सेशन में और सेनेट के सेशन में डिबेट्स हुई, और डिबेट खाली डिबेट ही रही। कोई कंक्रीट ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा प्लान सामने आ सका, और हुकूमत भी ज़ाहिर उसी में उलझी रही कि अब क्या उनकी तकारीर का जवाब दिया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अभी ये जो 5 जून से ज़ाहिर है कौमी असम्बली का और सेनेट का दोनों सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये तवील तरीन, आपको भी याद होगा, आप पार्लिमानी तारीख से वाकिफ़ हैं, और ये अगस्त तक जाएगा और ये तवील तरीन सेशंस होंगे। मेरे ख्याल में इस पर अभी तक मुझे कोई ऐसी तैयारी नज़र नहीं आ रही है, ना ही हुकूमती जो ऑफिसेज हैं उनकी तरफ से और ना ही अपोजिशन की तरफ से। अभी तक कोरोना पे सियासत ही हो रही है। आप इसको चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, आप देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर ईद से पहले जो सूरत हाल बनी, उसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ देने की कोशिश की उन तबकात को जो कि बिजनेस, जैसे आपने कहा कि बजट की तैयारी का मेन अंसर ये है कि आप अपने महसूलात का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। आपने आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी सुन ली
अब इशू ये है कि जाहिर है आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी का पहिया चलेगा ही नहीं, जब इकोनॉमी होगी ही नहीं तो आप बजट कैसे बनाएंगे? तो आपने कोशिश की कि रमजान के आखिरी इशरे में या आखिरी दिनों में आपने मार्केट्स खोली, आपने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस, और साथ में जाहिर है जो आम आदमी है जो कि चाहता था कि चले उसका कोई मजदूरी वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाए, वो आपने शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक पार्लिमानी रिवायत है कि ऑपोजिशन की जो कट मोशन है जो बजट के दौरान लाते हैं वो कभी पास नहीं होती। अगर वो पास हो तो उसका मतलब है हुकूमत की मेजॉरिटी पार्लियामान में खत्म हो गई, कौमी असेंबली में। तो बेहतर ये नहीं होता कि उससे पहले ऑपोजिशन मतलब कमेटी में या अदरवाइज अपनी कुछ सजेशंस जो वो समझते हैं, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के दिमाग हैं ऑपोजिशन के पास भी, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे हैं, तो वो दें कि भाई ये हम समझते हैं अच्छी बात हो सकती है, आप इसको उसमें शामिल कर लें। ये आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, आपकी काश बात सुनी जाए। अभी तक तो आपको पता कि कमेटी का इजलास ही नहीं हो रहा। पार्लियामान की कमेटीज होती इसीलिए हैं। आपने फाइनेंस की कमेटी का अगर आप देखें तो अभी तक उसका कोई इजलास नहीं हुआ है। तो अगर ये तैयारी है तो आप 5 जून के बाद बुलाएंगे क्या अच्छा, वो इजलास? कोरोना के ऊपर भी एक कमेटी बनी थी, उसका कितने इजलास हुए? उसका भी इजलास, खुद स्पीकर साहब को चूंकि कोरोना हो गया था तो उसके बाद से तो उसका इजलास एक आध दो दफा हुआ है इजलास, उसके बाद उसके अंदर कोई प्रोडक्टिव चीज सामने नहीं आई। लेकिन ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी इस पे बात करना चाह रहा हूं कि देखें अपोजिशन का किरदार हमेशा बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन जब आपके नेशनल इश्यूज हों, जब इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन हो जब आप सब लोग एक जंग लड़ रहे हैं किस्म की, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको कम से कम सियासत को असाइड करते हुए आप उन तमाम, हुकूमत भी कोई इतनी नहीं कोई नेक और हाजी नहीं होती, उनसे भी गलतियां होती हैं, उनसे भी जाहिर है अभी इस सिचुएशन के अंदर वो भी डिप्रेस होंगे। आप उनको हेल्प आउट करें, आप उनको बताएं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी अपोजिशन जिसने इवन जो ट्रंप हैं उनको हटाने के लिए, डिसीट करने के लिए वो इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया, वो खातून उनके साथ खड़े होकर कह रही हैं, स्पीकर भी हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने कह दिया कि जी कि हम इस सिचुएशन में ट्रंप के साथ खड़े हैं। जब अवामी मामलात होते हैं और इस मुल्क की रियासत के मामलात होते हैं, जब आपने इदारों को चलाना होता है, जब अपने मुल्क को चलाना होता है, तो उसमें आप एक अच्छी सजेशंस लेके, मैं तो पिछली दफा भी लिख लिख के भी थक गया और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि पिछले बजट के अंदर भी आपने यही किया कि क्रिटिसिज्म होता रहा, आपने कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं दी, और आपका काम था कि आप एक बजट है उसके जवाबी बजट वो आप लेके आते, लेकिन आपने वो नहीं किया। चलें, आमिर दुरानी साहब, आप क्योंकि वर्ल्ड बैंक से भी आपका ताल्लुक रहा है बहुत अरसा, मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि ये वजीर आजम ने जो आज बात की कि ये जो चंद ट्रिलियन डॉलर आपने एलोकेट किए हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, ये काफ़ी नहीं है। अमेरिका ने 2 खरब डॉलर सिर्फ अमेरिका के लिए किए, यूके ने तकरीबन इतनी अमाउंट मैच की, सेम इज़ द केस विद जर्मनी और दीगर जो बड़ी इकॉनमीज हैं। तो क्या वजह क्या है इसकी कि वो समझते हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं बस ये थोड़े से पैसे देने काफ़ी होंगे इनके लिए? जी देखिए सर, शुक्रिया बहुत बहुत, और ऐसे बात आपसे मुलाकात हो रही है इस शो पे अकेले। तो पहली बात तो ये है कि बजट का टॉपिक बहुत आला है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान के बजट की बात कर रहे हैं या हम पूछ रहे हैं कि हम लोगों से इमदाद क्या मांग रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका सवाल है वो इमदाद से मुंसलिक है, तो उसमें मेरा एक बड़ा हतमी सा व्यू है, और वो ये है कि हम इस वक्त उन लोगों में से हैं कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा गिरी हुई इकोनॉमीज में अभी भी शुमार नहीं होते, बावजूद इसके कि हमारे तमाम महासभा बीजेपी के एंकर्स के लोग जो कोशिश करते हैं दिखाने को कि हम बहुत गिरे हुए और पसमानदा मुल्क हैं, हम उतने पसमानदा है नहीं। तो जब ये हम कशकोल लेके जाएंगे तो वो हमारे कशकोल को खास लिफ्ट नहीं कराएंगे, और ये मुझे बहुत जरूरी है व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो दूसरी बात यह है कि जो वजीर आजम का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जायज है, और वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वजीर आजम की जो प्ली है ना, अगर उसको आप सेंटिमेंट्स में देखिए तो वजीर आजम की प्ली सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वजीर आजम की प्ली आज जब वजीर आजम साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने इन जनरल बात की सारे के सारे तरक्की पजीर ममालिक की, खाली पाकिस्तान की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जो एक ओवरऑल जो एक इकोनॉमिक पैकेज मिला है उन्हें वो बहुत कम है, उसमें इजाफा करें। वजीर आजम जो है ना वो अपनी ही इज ट्राइंग टू प्ले अ रोल जो पाकिस्तान ने हमेशा प्ले किया है, क्योंकि उनकी अपनी भी ममालिक में और वर्ल्ड लीडर्स में एक स्टैंडिंग है। तो वो इसलिए जब टीवी पे आते हैं या यूएन से बात करते हैं तो ये हमें हरगिज नहीं समझते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का एक तो प्ली भी है, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हम, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मेरे ख्याल में हमारा बाकी मीडिया कैच नहीं कर सकता। ठीक ठीक
डॉक्टर फरीदा फैसल, आपसे यही सवाल कि आज जब ये वजीर आजम बात कर रहे हैं तो ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ये क्या फील करते हैं कि मतलब इनके पास पैसे नहीं हैं या ये थोड़ा सा हाथ खींच के देना चाहते हैं, मतलब वजह क्या है इसकी? नहीं, देखिए जी, जो आमिर साहब भी बात कर रहे थे, ये आप समझें कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो बैठी हुई है कि जी पाकिस्तान जो है उसके सारे के सारे मौजूदा और देरीना मसाइल को हल करे। ऐसा नहीं होता। जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके मेंबर ममालिक हैं नहीं, और अगेन कुछ ममालिक सॉरी, हैं शायद मैं जो हमसे सवाल आपको सही हमसे तौर पर ज्यादा समझा नहीं जिनको पाया डॉक्टर जरूरत साहबा। है। तो सवाल देखिए, सवाल अगर खाली हमें IMF जो पाकिस्तान, है वो डॉक्टर कंडीशनैलिटीज साहबा में कुछ सवाल सुन जो है लीजिए, वो नरमी भी करते दैट्स और फाइन, हमें आपने थोड़ी सी सही कहा, फिस्कल लेकिन स्पेस मिल जाए, ये तो मेरा पाकिस्तान ख्याल में इन स्पेसिफिक बात हालात में नहीं वो हो भी रही इस बहुत वक्त। बेहतर सारे के रहेगा सारे हमारे जो लिए तरक्की कि पजीर डेट ममालिक की हैं, चाहे एशिया रीशेड्यूलिंग में हो हो, जाए, अफ्रीका हमें में हो, फौरी मिडिल तौर ईस्ट पे में जो हो, डेट सेंट्रल के एशिया, सबकी बात हो हमारे रही है। हमारे जो आगे 5-6 महीने हैं वो गुजर जाएं, दो दो 2020 वाला साल गुजर जाए, तो ये रीशेड्यूलिंग वगैरह अगर हो जाए तो भी मेरा ख्याल में कि थोड़ी सी फिस्कल स्पेस मिल जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना वो ये कि पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, सारे के सारे तरक्की पजीर ममालिक की हो रही है, चाहे दुनिया भर में जहां भी हैं। तो वो यही बात कर जी रहे थे कि आपने अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, आप उनके लोन्स को जी रिस्केड्यूल कर रहे हैं, आप साथ साथ उनको इमदाद दे रहे हैं, लेकिन ये कम है, आप इसमें इजाफा करें। तो इसकी क्या जरूरत क्यों पेश आई वजीर आजम को ये कहने की? देखिए, वजह वही है कि अब जो हालात हैं कोरोना की वजह से, श्रिंकेज है पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी ग्लोबल GDP के अंदर कोई 1.5% की कमी आ गई है, तो एक श्रिंकेज है। लेकिन इसका जो असर होता है वो गरीब तरीन ममालिक में इसलिए ज्यादा होता है कि वहाँ भूख और अफलास ज्यादा है, तो इसलिए वो वल्नरेबल भी ज्यादा है। तो उस वजह से इन ममालिक को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी ठीक है। ठीक, और ये जो इदारे हैं चलें, इनका ये काम है, मैं वापस आता हूं। एक आमिर आमिर आपकी एक सवाल पे भट्टी साहब के पास आता हूं, वो ये कि आपको याद होगा जब आइसलैंड का क्राइसिस आया और उन पर बेतहाशा कर्जा था, तो कहा यह जा रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी को ये हिट करेगा ये क्राइसिस। तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनमें मैं उन ममालिक जो बिल्कुल मतलब बिलो लाइन हैं, जिनका जिक्र इशारा आपने किया, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि जो थोड़ी डिसेंट इकोनॉमीज हैं, अगर वहां पर क्राइसिस ज्यादा होता है और डेवलप्ड कंट्रीज या आलमी इदारे उनको बचाने में नाकाम होते हैं, तो क्या इसका इफेक्ट उन बड़ी मीशतों पर भी जाएगा या नहीं? जी देखिए, ये जो इसमें दो चीजें हैं, और इसमें पहला तो अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक बहुत जबरदस्त ट्वीट की थी स्टिग्लिट्ज ने भी, और साथ ही साथ हमारे जो एक बहुत मशहूर राइटर हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, उन्होंने दोनों ने ये कहा कि डेट जो होता है ना, वो डेट पर्सनल एक चीज होती है। इसको समझाने में मैं इस तरह कहूंगा कि ये कर्जा होता है, ये इट्स काइंड ऑफ आउट ऑफ नॉट आउट ऑफ इमीडिएट पॉकेट, यानी कि जो आपका रोजाना का खर्चा चल रहा होता है ये उसके अंदर कोई प्लान नहीं करता। हाँ, कोई किस्त आ जाए तो इस तरह आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह आप एक घर बार चलाते हैं, तो उस घर बार के अंदर लेट्स से आपने शहजाद ने मेरे पैसे देने हैं और आप 10 रुपए की किस्त मुझे माहाना दे रहे हैं, तो वो 10 रुपए की किस्त ना आएगी तो, लेकिन वो मेरे पूरे खर्चे में बहुत थोड़ी एक रेवेन्यू होगा, राइट। तो ये जो बड़ी मुआशी जो ममालिक हैं, जो बड़ी मईशतें हैं, इनके अंदर हमारे कर्जे ना वापस करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो ये हमें समझ लेना चाहिए। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आप उनकी बात करते हैं कि अमेरिका को ले लें, यूके को ले लें, आप EU को एज अ टोटल ले, तो वहां पे बहुत जबरदस्त मसला ये है कि उनके हालात हमसे ज्यादा संगीन है। और ये मैं बात आपको जरा इसलिए क्लियर करना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कि वहां पे आप जिस तरह अमेरिका में देखें, अगर पाकिस्तान में हमने अंदाजा लगाया था, अगर आप बाइट की स्टेटिस्टिक्स देख लें, कि हम शायद 20 मिलियन हिट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द SME सेक्टर, लेकिन अमेरिका में ऑलरेडी पर वीक तकरीबन 2 मिलियन की फाइलिंग हो रही है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनके सिस्टम्स जो हैं वो रोजमर्रा की मईशत से चलते हैं, सर्विस ओरिएंटेड है। तो इस वक्त मिसाल तौर पे एक स्टेट है, अगर आप न्यूयॉर्क देख लें, तो वहां 70% बंद हो रही है। आप UAE का एस्टिमेट देखें, उन्होंने कहा है कि अगर अगस्त तक उनको यही सिचुएशन रही तो 70% ऑफ द बिजनेस विल क्लोज। तो ये एक बहुत बड़ा ठग है। तो उसमें हमें ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमारी मदद करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आई होप आई हैव क्लैरिफाइड।
नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर जो तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को हिट लगता है तो उसका कोई डोमिनो इफेक्ट तो नहीं होगा बड़ी इकोनॉमीज पे वेरी क्विकली होगा? ये अगर जो तरक्की पजीर ममालिक हम तीन हिस्से कर लेते हैं। एक होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एक डेवलपिंग कंट्रीज, फिर मिड कंट्रीज जिनको मिडिल इनकम कहते हैं, फिर हम आते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज, उनका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, पाकिस्तान उसमें नहीं आता। चलें, तो ठीक, इसलिए ठीक, मैं वापस आता हूँ। भट्टी साहब, ये जरा बताएं कि जफर मिर्जा, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो सारे के सारे मामलात को देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन दोबारा से भी लगाना पड़ सकता है क्योंकि एसओपी की वायलेशन इतनी हुई है ईद से पहले और आपने खुद भी इसको विटनेस किया होगा। तो अगर लॉकडाउन दोबारा लगता है तो फिर तो लोग मतलब यकीनन प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगेन बात वही है, लोग उस एसओपीज को भी नहीं एक तरफ मान रहे, तो फिर वो मईशत और वो कारोबार ये किस तरीके से चलेगा? शाह साहब, आपकी बात दुरुस्त है। ये दो तरह से हम इसको देखने की अगर कोशिश करें, एक तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने मईशत का पहिया चलाना, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि गवर्नमेंट का ये एक इस वक्त जो ज़रूरत थी जिस अमर की, आपने वो करके दिखाया और आपने एक हफ्ते के लिए खोल दिया बिजनेस। अब ईद के बाद आप क्या इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न खासा क्रिएट हो कि आप दोबारा से लॉकडाउन कर दें? मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट प्रीएम्प्टिवली कह रही है कि शायद ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो जाए कि ईद के मौके पर जिस तरह से लोगों ने नहरों में छलांगें लगाईं और मार्केट्स में जिस तरह वो घूमे बगैर मास्क के, बगैर ग्लव्स के और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की है, तो एक उनका अंदाज़ा है कि ये ऐसा हो सकता है और उसकी हम एक झलक भी अगर आप फिगर्स को देखें तो नज़र भी आ रही है। तो ये एक प्रीएम्प्टिव हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आप अफोर्ड कर सकेंगे। अब लॉकडाउन आपने जब करना था वो लॉकडाउन उस वक्त आपने नहीं किया। इवन आपका जो फ्रेंड है हमारे सबके, हम जानते हैं चाइना इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, तो उसने आपको कहा था कि हमारे यहाँ हमने ऐसे इसको रोका है, आप भी ऐसे करें कि एक कंप्लीट लॉकडाउन कर दें और उसमें आपको ज़ाहिर थोड़ी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी, लेकिन आप इस फेज से निकल जाएंगे, ट्रांसमिशन के फेज से निकल जाएंगे। लेकिन अब आप देखें लोकल ट्रांसमिशन 90% से अबव जा रही है। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि चाइना के पास अब्जॉर्ब करने की सलाहियत बहुत है, उनके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, अमीर एक मुल्क है, अगरचे वो डेवलप कंट्रीज अपने आप को नहीं कहता, लेकिन फिर भी बात यह है कि अगर वो 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए अगर पूरे एक शहर को जिसकी पॉपुलेशन करोड़ 2 करोड़ है उसको बंद भी करते हैं तो वो सस्टेन कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, अभी भी तो आपने बंद रखा है ना कारोबार। आपने शहजाद साहब 2 महीने आपने बंद रखा है कारोबार, आपकी सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, आपकी तमाम मिल, फैक्ट्रियां, छोटे मोटे कारखाने, आपकी दुकानें, सब कुछ बंद था ना। आपने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, तो फिर लॉकडाउन कहते हैं है भी नहीं और फिर कह रहे हैं लॉकडाउन है भी नहीं। क्या कर्फ्यू टाइप होना चाहिए था? मेरा जाती ये ख्याल है कि जो चाइना ने आपको सजेस्ट किया था वो एग्जैक्ट वही चीज है। आप कर्फ्यू का नाम ना लेते, आप कंप्लीट लॉकडाउन का नाम लेते, जैसे भी आप कह रहे हैं कि जी सॉफ्ट किस्म का लॉकडाउन होगा और फलाना होगा और फलाना होगा। बेहतर ये था, वो टाइम अब गुजर गया है। मैं ये समझता हूं कि अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप प्रिकॉशंस पे जाइए। देखिए आपके पास इन्फोर्समेंट, ठीक है, आप हर बंदे पे डंडा लेके नहीं खड़े हो सकते, ठीक, इदारे कर सकते हैं। जहां जहां आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे, जहां जहां आपकी फैक्ट्रियां हैं, जहां जहां आपके इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, आपके बाजार हैं, आपके बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेड सेंटर्स हैं, आप उन पे तो ये लागू करवा सकते हैं ना। आप मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि ये भाई बहुत जरूरी काम है। आप मुझे बताइए, मैं आपको एक फ्रैंकली फैक्ट बताऊं, पिंडी में जो कारोबार खुला, लोगों ने अरबों रुपए की दाढ़ी लगाई और वो खुद कह रहे हैं कि चलो अरबों रुपए तो कमा लिए, लेकिन अब आधा देर से ज्यादा जो है उनके मुलाजमीन जो है वो कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आ गया। तो फिर आप वनरेबिलिटी में जा रहे हैं ना, ठीक, आपने कुछ हासिल तो नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि अब आपको प्रिकॉशंस पे जाना पड़ेगा। और जो नहीं मानता उसके साथ वो फिर इंटरनेशनल आप लॉज देख लें। आप तरक्की पजीर मुल्कों की बात कर रहे हैं और तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क अगर अपने क्या करें, जुर्माने करें, कैद में डालें, ₹1000 आपने देखा, $1000 लगा दिया उन्होंने, £1000 लगा दिया यूके के अंदर। क्या अगर आप मास्क नहीं पहना हुआ 2-4 केसेस आएंगे, आप लगाना शुरू कर देंगे। अगर वो बार बार वायलेशन करे तो इस हद तक जुर्माना ऑब्वियसली। ठीक, चलें डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि बजट की मैंने बात की थी, अब अगले महीने हुकूमत ने बजट पेश करना है, क्या फोकस होना चाहिए आपके ख्याल में? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए शहजाद, बस सिंपल। मतलब ये कि हर सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स जरूरी हैं। जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम है उसके अंदर इंजेक्शन जरूरी है। इस वक्त
आई थिंक डिसिप्लिन को हम जो है वो थोड़ी देर के लिए आईएमएफ की इतनी सख्त कंडीशनैलिटीज नहीं है, तो कंसिडर दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। और उस दौरान जो है मेरा ख्याल में कि आप एग्रीकल्चर को, आप कंस्ट्रक्शन को बहुत मेजर इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो इंसेंटिव पैकेजेस दीजिए, वेरी वेरी स्पेसिफिक पैकेजेस, ठीक है। और ई कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इन हालात में ई कॉमर्स जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। उसको स्पेशल जो है वो एक इंसेंटिव पैकेज जो है डिजाइन करना उसके लिए जरूरी है। हाँ, मतलब ये कि इस दौरान आई थिंक इंटरेस्ट रेट की रैशनलाइजेशन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द बजट पर से, लेकिन उसको अगर माइंड में रखते हुए और आप ग्रोथ को अपना टारगेट करें, तो दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। इस वक्त हम बजट खसारे के बारे में हमें जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी एड्रेस्ड। अच्छा, थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर देना डॉक्टर साहब। बढ़ेगा, हमें उससे परेशान नहीं होना। वेरी राइट। इसको जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें कि आपने कहा ना कि ग्रोथ को टारगेट करें, तो मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री को क्या देना चाहिए सबसे पहले? देखिए ना, इंडस्ट्री को तो जो चीज चाहिए, देखिए वो इंसेंटिव्स भी मांगते हैं, प्लस इंडस्ट्री को जो चीज चाहिए वो बस से बजट का हिस्सा नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको ठीक कर ले। बजट तो जो है ना जी, इस दफा वो लेटेस्ट, हमारे इससे पहले भी जो बजट्स अगर आप पिछले साल के भी मवाजने करें तो वो कहाँ जो है वो कोई सीरियस डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है जी, क्योंकि प्रेजेंट होना होता है इसलिए हो जाता है। उसके अंदर जो पैसे रखे जाते हैं आखिरी महीने में वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, यूटिलाइजेशन की बात है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा, लेकिन देखें, इसी तरीके जो टैक्सेस लगाने हैं या टैक्सेस में छूट देनी है, वो भी तो बजट का हिस्सा ही होगा ना। बात की गई है वो दोबारा से की जा सकती है। आप सर्कुलर डेट, आपका जो सर्कुलर डेट है उसको एड्रेस करने की जो है वो बीच में इंसेंटिव्स हो सकते हैं जी। ठीक, आमिर, बजट क्या फोकस होना चाहिए? और इंडस्ट्री की मैंने बात की थी ना, तो जो आपने नए टैक्सेस लगाने हैं या पुराने टैक्सेस में कोई कमी बेशी करनी है, तो वो बजट के दौरान ही आएगा या नहीं? जी, तो बजट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से एक तो ये है कि कोई नए टैक्सेस नहीं डाले जा रहे। ये तो मैं आपको मतलब अंदर की जो अभी तक खबर है, हो सकता है खबर बदल जाए। पहली बात तो ये है कि जहां तक रहा टैक्सेस, कोई नए टैक्सेस नहीं आ रहे बजट में। इनफैक्ट बजट में जो एक चीज आ रही है जिस पे अभी काफी बहस हो रही है, और जहां तक मेरी खबर है कि वो इनफैक्ट टैरिफ्स रिमूव करने, यानी जो हमारे तरसीलात होती हैं बॉर्डर की, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो होता है, उस पर काफी उनकी टैरिफ्स को कम कर रहे हैं। उसकी आपको वजह शायद बिल्कुल पता होगी कि काफी इनपुट्स, जब आपने लोकल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना था, वो चाहते हैं काफी इनपुट्स को वो टैरिफ्स कम करें ताकि वो इंक्रीज करें और हमारी कम से कम लोकल प्रोडक्शन तो रिजुविनेट हो, और फिर शायद कोशिश करें कि कुछ एक्सपोर्ट्स हो सकें। दूसरी चीज जो आपकी बात थी ग्रोथ के ऊपर, तो ग्रोथ के अंदर इस हमारे पास दो ही जरिए हैं। एक तो ये है कि जिसमें आपने देखा और उस पर काफी लोग हंसे भी, लेकिन मैं तो नहीं हंसा था, क्योंकि वो आपने देखा कि लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन, जिसमें वजीर आजम ने अभी एक शुरू किया था कि आप पौधे लगाएं और उन पौधे लगाने में आपको मजदूरी दी जा रही है, आपको लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। वो होगा, उसका कहां तक असर होता है, लेकिन ये डेफिनेटली कंसिडर किया जा रहा है इस वक्त बजट में। दूसरा हिस्सा है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर डैम्स वाला जो हिस्सा है उस पे वो नेचुरली फोकस करेंगे। उस पे मेरा थोड़ा सा नुक्ता फर्क है, लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे जवाब दे दूंगा। आखिरी चीज मैं ये बता दूं कि इसमें जो डॉक्टर फरीदा ने बात की थी कि 400 बिलियन का स्टिमुलस ऑलरेडी बजट में प्लान्ड है, और वो एहसास कुछ आता है, वो किस तरह से डोल आउट होता है, टारगेटिंग कैसे होती है, ये भी हमें पता नहीं। अच्छा, लेकिन ये बताएं ना कि अब जब हमारी ग्रोथ कम होगी, टैक्सेस हम कम वसूल करेंगे जो हमारा टारगेट था बिकॉज ऑफ कोरोना और दूसरी जो वजूहात हैं, तो ये जो गैप है पैसे का, ये कैसे पूरा होगा? जी, तो इसमें देखिए दो नुक्ता है नजर हैं, और वो नुक्ता है नजर अगर आप देखिए तो एक तो ये रन लार्ज डेफिसिट्स, तो देयर इज अ बिग क्रूकमेंट से लेके जितने भी इकोनॉमिस्ट देखें, आपको याद ना जब 2008 का क्राइसिस आया था तो दुनिया में दो होते थे साइड्स। एक कहता था कि यार आप बिल्कुल फिस्कली अपने आप को कंस्ट्रेन करें,
बजट डेफिसिट ना रन करें। दूसरा था, उसने कहा डेफिसिट करो, print and spend, and that spending by the government is going to stimulate the economies। तो ये जो है, ये पाकिस्तान इस दफा मेरे ख्याल में इस जो लेटर है, यानी जो मैंने दूसरा नुक्ता बताया है, इस नुक्ता नजर पे चलेगा। मुझे जहां तक यकीन है वो कहेंगे नहीं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी नहीं, लेकिन देखें, आप ये जो बात कर रहे हैं, अमेरिका में 2 दफा इसकी मिसाल काम हुई है, ग्रेट डिप्रेशन के वक्त भी और 2008 की जो आपने बात की, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने पंप किए बिलियंस ऑफ डॉलर बैंक्स को दिए कि आप लोगों को कर्जे दें, कारोबार चले। लेकिन अब जब आप यहाँ पे बात होती है कि आप अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कट करेंगे, तो फिर वो स्पेंडिंग और वो कैसे होगी, पैसे कैसे डोल आउट करेंगे आप? हाँ, तो वो डोल आउट करना, फिर आपको इसलिए बड़े एहतियात से ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, छापना। तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है रुपए छापना, एक होता है कि वाकई पैसे होना, उनको डोल आउट करना। अच्छा, रुपए छापने से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, लेकिन उसके अंदर एक हद तक आप स्टिमुलस दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सेक्टर, लेट्स अस्यूम जिस तरह आप डैम्स बना रहे हैं, तो जैसे ही आप इंपोर्ट एलिमेंट आता है, वहां रुपए छापने से फायदा नहीं होगा। लेकिन जो बाकी जो इनसाइड पाकिस्तान कंजम्पशन का साइकिल है, उसमें रुपए छापने से फायदा हो सकता है। देखना यह है कि हमारे जो अजीम रहनुमा है इस वक्त माशी, वो क्या फैसला करते हैं इसके बाद। ठीक, आसिफ, ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से क्या खबर है, जो क्योंकि वाकई ये 2 डिबेटेबल है कि आया आप अपने आप को इस वक्त हाथ खींच लें या आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में फेंकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कारोबार चले, यानी हुकूमत जो है वो ड्राइविंग फोर्स बन जाए। ये तो देखें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका, जैसे अभी बता भी रहे थे कि आपको ये पंप करके मार्केट के अंदर अब आपके पास एक मौका है कि आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने जितने भी सनतें हैं उनको इस वक्त आप लेके आए, ऑन रोड लेके आए, आप उनको एक मौका दें फलने फूलने का। देखें ये होगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है, इसके बाद पता चलेगा आपको कि आप कहाँ जाके ठहरे। ऑलरेडी आप एक ऐसी वर्ज पे थे जहां पे आप कह रहे थे इकोनॉमी डूब रही है और आपका मुकम्मल तौर पे जो है वो जो जीडीपी शरह थी मुसलसल नीचे आ रही थी, 1.5 पे पहुंच गई थी गालबन, अब वो माइनस में चली गई है। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है और आप पंप कर सकते हैं मनी को, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा, क्योंकि आपके पास फिर मौका ऐसा नहीं आएगा। क्या करें, नोट छापें और पैसे दें? देखिए, नोट आपको जैसे अभी कहा गया कि एक हद तक आप नोट छापें। आपको अच्छा, कब नोट नहीं छपे ये तो वैसे बताएं ना मुझे, क्या अभी भी नहीं छप रहे? भाई नोट तो हर दौर में छपते रहे हैं, लेकिन बताया नहीं जाता। अभी भी आपके पास अगर इफ यू हैव मनी, यू शुड आई मीन स्पेंड, और साथ में डोल आउट करने के बाद आप उनको कंपेल करें, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, आपके कारखानों के हवाले से आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और साथ में सर्विसेज सेक्टर को जो है ना वो डेवलप करें। आपको याद होगा, मैं मिसाल नहीं देना चाह रहा था लेकिन आ गई है, शौकत अजीज साहब आपके भी बड़े दोस्त थे, उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो सर्विसेज सेक्टर है उसको डेवलप करके दिखाया। और आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर टेलीकॉम, सेलफोन, या एग्जैक्टली टेलीकॉम सेक्टर और ऑटोमोबाइल, आप देखें इस मुल्क के अंदर क्या क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही, मोटर बाइक्स के यहां पे कारखाने लग गए, खिलौनों की सनत ने बड़ा फर्क पाया। बन नहीं रही, असेंबल हो रही है। असेंबल हो रही है मतलब, लेकिन इशू ये है कि यार ये टाइम आएगा ना फिर। अभी आपने तो ये कोशिश करनी है, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, मैं समझता हूं कि हर वक्त मुश्किलात के बाद आसानी होती है, तो आप ब्लेस्ड एंड मतलब वो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि उन्होंने जो बैंकों के जरिए गाड़ियों की लीज शुरू हुई, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर खड़ा हो गया। एग्जैक्टली, इसी तरह से आप सेल फोन कंपनीज को देख लें कि इनकमिंग कॉल आपने माफ की और साथ साथ उसकी एग्जैक्टली, और आपने उनको फैसिलिटेट भी किया, गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होगी ना। आप वरना इंडस्ट्री आती है कोई भी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, अच्छा, किसी भी मुल्क में। ठीक, ये डॉक्टर साहिबा ने सर्कुलर डेट का हवाला दिया था, तो आपके ख्याल में इट्स हाई टाइम कि वो आईपीपीस की रिपोर्ट सामने ले आए? क्या खूबसूरत बात की है। सर्कुलर डेट का तो खात्मा। अभी हम जब बाहर प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि शुगर और आटे वाली जब बुरहान के हवाले से रिपोर्ट आई है, तो अब ये फैसला कौन जंग स्टार्ट हो गई है, मैं ये समझता हूँ। और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट होगा कि अगर वो ये आईपीपीज वाली रिपोर्ट भी ले आए, और इसके बारे में पिछले दिनों आपने शायद सुना भी होगा कि गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि वो रेडी पड़ी हुई है, अगर आप उसको भी ले आए इस दफा और ये पता चल जाए कि कौन से बड़े बड़े चोर हैं, तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। और आपका जो ये जो खसारे का जो बजट होता है, ये देखें ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। इशू ये है कि आपको अपनी स्पेंडिंग्स करनी है। आप हर दफा ये करते हैं कि आपका 70% बजट आपका केपीके का जाया हो गया, ठीक है जी, अब पंजाब का जाया हो गया, तो आप कसूरवार कौन है?
पॉलिटिशियंस जो बैठे गवर्नमेंट के अंदर, उनको चाहिए कि आप उसकी स्पेंडिंग करें, आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें लोगों को, एंगेज करें लोगों को। आपके पास 70% इस वक्त 65 से 70% यूथ है आपके पास। आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस वर्क फोर्स को मार्केट के अंदर लेके आए, उनको इस्तेमाल करें। ठीक। और ये जो बिजली का खसारा है, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप हाथ डाल दें। चलें डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से सख्त फैसले हुकूमत को करने पड़ेंगे, और इस वक्त जो सख्त फैसले होंगे उस पर शायद उतना ज्यादा सियासी दबाव या अवामी दबाव हुकूमत पर ना आए जो आम हालात में आ सकता है। आपके ख्याल में वो सख्त फैसले क्या हैं और किस तरीके से करने चाहिए? जी, कोरोना से डील करना इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा जहाद है। ये एक जंग है और ये जंग अगले पूरे साल रहेगी। हम हालते जंग में है, ठीक है। जब हालते जंग में कोई भी कौम आती है, और अब इस वक्त तो पूरी दुनिया है, तो उसके अंदर जो है ना वो वैसे उस तरीके से एक्ट नहीं किया जा सकता। वो कोई नॉर्मल तो सिचुएशन नहीं है ना। आपने शुरू में ही कहा था वी हैव टू फाइंड अ न्यू नॉर्मल। सो इन हालात के अंदर मेरा ख्याल में कि बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त हुकूमत चल रही है, ओवरवेल्म भी है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त हुकूमत को ओवरवेल्म ना करे। बजट आ जाएगा, हमें इतनी ज्यादा, देखिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हुकूमत, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे देरीना मसाइल चलते आ रहे हैं, पुअर गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो चलते चले आ रहे हैं, उन्हें तो एड्रेस करना है। कोरोना और नो कोरोना, कोरोना मेक्स इट ऑल द मोर नेसेसरी कि इन चीजों को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, इसी तरह आप जो पैसे की सर्कुलेशन की बात कर रहे थे शहजाद, तो इंटरेस्ट रेट जब रैशनलाइज किया जाता है वो ऑटोमेटिकली जो है दैट ऑल्सो, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी एक और बहुत बड़ा क्राइसिस है जो इस वक्त हमारी बड़ी सनतों को पेश आ रहा है। इन सारी चीजों को इकट्ठा, मतलब इसको एड्रेस करना पड़ेगा एक साथ। तो मेरा ख्याल में कि काम बहुत मुश्किल है और हम हालत जंग में हैं। ठीक। आमिर, ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट की बात की है बार बार डॉक्टर साहिबा ने, आपसे भी सवाल करता हूं कि अगर 1%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 1% अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो 400 से 500 अरब रुपए की आप बचत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इसका जो कैच है उस पर भी जरा रोशनी डालें कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई हुई है और आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो यकीनन जो बैरूनी ममालिक से जो सरमायाकार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको रिटर्न कम मिलेगा, या तो अपना पैसा निकाल लेंगे या पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे नहीं। जी देखिए, आपने दोनों सवाल पूछे हैं और ये हमने आप ही के प्रोग्राम पे हम पिछले कुछ 4 महीने में 3-4 दफा इस पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपके नुक्ते का जवाब पहले दे देता हूँ कि जी आपने बात जो की है बिल्कुल सही है, ऑन बुक्स यही होता है। लेकिन आपने अभी देखा है कि जो मार्केट का बिहेवियर है इसमें, आपने अभी तकरीबन 4 से 4.5 एक दफा गिराया और 3 एक दफा, तो उससे कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि जो आउटफ्लो होना था, जो टेम्पररी, जिनको हम टेम्पोरल इन्वेस्टर कहते हैं, वो हो चुका हुआ है। अब जो है वहां पे दे आर हियर टू स्टे। तो लेकिन ये मार्केट हमारी बहुत एक थिन मार्केट है, और ये मैं आपसे कई दफा कह चुका हूँ कि आप हमेशा इसको एज अ बैंकर मेरे से सवाल करते हैं, मैं इसका जवाब आपको एज एन ऑपरेशनल डेवलपमेंट पर्सन आपको इसका जवाब देता हूँ कि इसका हमारी ओवरऑल मार्केट पे कोई इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ शहजाद, आपकी इजाजत से। देखिए, आपने पूछा 2 सवाल आपने अभी पूछे। एक आपने इससे पहले पूछा था कि हार्ड डिसीजंस हुकूमत के क्या होने चाहिए, उससे पहले आपने ये लॉकडाउन का जो आपका सवाल था। तो देखिए, ये लॉकडाउन ईज करने से पता क्या हुआ है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हुकूमत के पास पैसे है, लोग गरीब हो रहे हैं, पैसे नहीं है, आमदनी नहीं है। आपने रश देखा था जो हुआ है, आप फॉरगेट मॉल्स, आप जरा हमारे इलाके में जरा मरी जाने की कोशिश करते या कहीं आपका घर कहीं करीब होता मोटरवे के, तो 16 लाइनें बनी हुई थी लोगों की गाड़ियों में जो मरी जाना चाहते थे। लेकिन एक मेरा पॉइंट है आमिर, एक पॉइंट है मेरा, सॉरी टू कट यू, ये कितना % लोग होंगे जो मॉल्स में गए, जो शॉपिंग कर रहे थे या मरी के रास्ते में चले गए, ट्रैफिक जैम कर दिया? मतलब ये तो एक थिन मिनॉरिटी ही कह सकते हैं ना, हमारी जितनी 20-22 करोड़ आवाम है उसमें से। जी, मैं आपकी दोनों बातों में जवाब दूं। पहली बात यह कि इनकी परसेंटेज शायद 10% हो उस सारी आवाम में से, ठीक है। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि हम लोगों ने अपनी मिडिल इनकम और मिडिल क्लास की राइज को
पाकिस्तान में अच्छी तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया। दूसरी वजह यह है कि जो हमारी मिडिल इनकम क्लास का राइज हुआ, ये शुरू तो आपने बिल्कुल सही कहा, शौकत अजीज साहब के जमाने में हो गया, लेकिन ये जो क्लास है इसने वही तरीके अपनाए, यानी नॉन फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजाय पैसे बैंक में रखने की अपनी जेब में या अपने तकिए के नीचे रखते हैं। तो जो आपको स्पेंडिंग, तो जो फायदा इसका मईशत को हुआ है, चाहे वो 2% लोग आए, चाहे वो 10% लोग आए, उनके पास जो उन्होंने इकोनॉमी में प्लाव किया, उस इकोनॉमी में प्लाव करने से वो जो बकाया तबका था, वैसे जो आपको आपके पास अगर अथॉरिटी हो, आप अगर फैसला करने के पास आपकी अगर अथॉरिटी हो, तो क्या आप ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को प्लास्टिक बनी पे ले आएंगे? जी नहीं, मैं आपने बहुत आपकी दूसरी तरफ मोदी के अजायम की तरफ ले गए, मैं उस तरफ भी कोई जाए। आई थिंक दिस इज अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कि हाँ, कुछ हमें कैश अपने उसमें फॉर्मल उसमें लाना चाहिए, लेकिन ये जो कैश है ना, ये ऐसे ही मौकों पे काम आ रहा है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। KFC, मेरे घर के पास 3 है, तीनों के बेचारे बच्चे बच्चियां जो कि दिहाड़ीदार हैं, या मतलब क्या लेके जाते होंगे 15,000 20,000 रुपए महीने का, वो सब अनएम्प्लॉयड थे। जब ये कैश इकोनॉमी आई, लोग KFC गए, तो वो 6-7 बच्चे बच्चियां एक उसमें, उनको कैश रोटेट होना शुरू हो गया। तो ये जो हुकूमत का कदम था, ये नादानिस्ता था, मैं ये मानता हूं, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस नादानिस्ता कदम ने मईशत का पहिया चढ़ाया, बिकॉज हमारी जो इनफॉर्मल कैश इकोनॉमी है, उसको हमें जरूरत है कि हम उसको खर्चा करने पे करें। ठीक, आसिफ, अब ये बात तो तय है कि SOPs को फॉलो शायद ही लोग करेंगे, लेकिन बहुत जगह पे हमें वायलेशन नजर आएगी। ये फैक्ट है जिसको हमने जहन में रखना है। और आपने खुद कहा कि दोबारा से लॉकडाउन करना भी मुनासिब नहीं है। आमिर भी कह रहे थे कि जो इकदाम उठाया उससे फायदा तो हुआ। तो अगर वायलेशन होती है तो थोड़ा सा इसमें नरम रवैया या व्यू रखना पड़ेगा, या बहुत सख्ती करनी पड़ेगी इसमें? मैं थोड़ा सा शुरू करूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि आपको पहले इकोनॉमी के जो कुछ रूल्स हैं, जैसे आपने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने पड़ेंगे, और वो लोग जिन्होंने तकियों के पीछे नीचे रख लिए हैं पैसे या छुपा के रख लिए अपने घरों में, बैंकों में, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। जो आपने एक डंडा खड़ा किया हुआ है नैब का और उसका क्या कहते हैं FBR का और पता नहीं क्या कुछ FIA का, तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होने की बजाय अब आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि आपकी इकोनॉमी चल सके, नंबर 1। सेकंड, आपने कहा कि जी कि लॉकडाउन, असल में इशू ये है कि लोगों को देखें अब बहुत ज़्यादा सेंस आई है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कहूँगा, गो के हमारे मुल्क के अंदर पढ़े लिखों की तादाद, हमारे जैसे जो पढ़े लिखे हैं उनकी तादाद, या जो अंगूठा छाप है उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। लेकिन अवेयरनेस की ये सिचुएशन है कि अब आपके गोठ और गाँव और देहातों के अंदर भी लोगों को पता चल गया कि भाई अपनी ज़िंदगी खुद बचानी है। जब ये सेंस आ जाती है ना किसी भी कौम के अंदर, तो मेरा जाती ये ख्याल है कि अब लोग खुद प्रिकॉशंस लेंगे। आपने कहा कि रिलैक्स, देखिए गवर्नमेंट के पास कौन सा डंडा है, क्या कर सकते हैं आप? आज आप खोल दें मॉल को, मैं कहता हूँ जी 500 पुलिस वाला खड़ा कर लें, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। अच्छा, आपने नहर वाला, मेरा एक अजीज है वहाँ पे पुलिस में, लाहौर में ऑफिसर है, उनसे मैंने कहा यार आपने नहर पे जाने क्यों दिया लोगों को? उसने कहा भाईजान कितने के रोके उनको, इधर रोक के हम पीछे हटते थे और पता चला घंटे बाद फिर पहुंच गए। तो आप पब्लिक को नहीं रोक सकते हैं। इशू ये कि आप तो ये जो पिछले 2.5-3 महीने से हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, मुसलसल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वजीर आजम से लेके तमाम सियासतदान बात कर रहे हैं, बेस्ट वे तो है, लेकिन इसका असर क्यों नहीं हो रहा? असर हुआ है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, असर हुआ है। ये देखें, फिर आप वही कहेंगे, जब आपने ये बात की कि बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा कि ज्यादा लोग निकल आए बाहर, या 10% या 5%, ये जो बाहर निकलने वाले हैं जिन्होंने प्रिकॉशंस नहीं ली, ये भी 5-10%, 20%, 30% होंगे। 70% ने नहीं की ये हरकत। ठीक, अब आप गए, मैं तो नहीं गया, कम से कम आप भी नहीं गए होंगे। इशू ये है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें लोगों के अंदर बेटर सेंस प्रिवेलिंग, और अभी इशू ये हो रहा है कि लोगों के अंदर थोड़ी सी समझ बूझ पैदा हुई है कि यार इट इज वेरी सीरियस इशू, ये बड़ा सीरियस थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। अब इसको आपने मजीद थोड़ा सा टाइटन करना इन टर्म्स, जैसे आपने कहा कंपेन, ज्यादा कंपेन करें इसको। हाँ, सख्ती, देखें किसी भी कौम के ऊपर आप सख्ती नहीं करेंगे वो बात नहीं समझेगी। थोड़ी बहुत तो आपको कहीं मिसालें कायम करनी पड़ेंगी। आप इस्लामाबाद से कर लें, स्टार्ट कर लें। आपको याद होगा कि मोटरवे पुलिस बनी है, तो लोगों ने मोटरवे पे जो है वो हरकतें, बुरी हरकतें, मैं कहता हूँ स्पीड, ओवर स्पीडिंग, वो बंद कर दी। आपने यहाँ पे वही मोटर पुलिस वालों को यहाँ पे लगाया तो लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, लोगों ने लेनिंग में चलना शुरू कर। इशू ये है कि आपको कुछ गाइडलाइंस तो देनी पड़ेगी ना लोगों को। आप आपको फ्री कर दें कि यार अपनी मर्जी से जाओ, मास्क लगाना है ना लगाओ। आपने यहाँ पे भी इस वक्त भी हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज
यू आर सेंसिबल, आपको पता है कि यार ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। आप एक साहब आए आपको माइक लगाने के लिए, उन्होंने फौरन से आप सैनिटाइज किया अपने आप को। ये सेंस है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम ने सीखा है। और मुझे लगता यह है कि अगर हुकूमत ने वाकई सेंसिबल तरीके से इकोनॉमी की को चलाने के हवाले से फैसले किए तो लोग उसको साथ देंगे उसके अंदर। मैंने शुरू में ही देखा यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो कि मेडिसिन के और आगे पीछे उन्होंने दायरे लगा दिए। जी बिल्कुल, आपने भी देखे होंगे। अच्छा, कई जगहों पे उन्होंने पट्टियां लगा दी कि जी खवातीन की लाइन अलग है और मर्दों की अलग है और फासले के बाद आपने खड़े होना है। इशू यह है कि आप जब लोगों को गाइडलाइन देंगे, लोगों को थोड़ी सी सख्ती भी करेंगे, शायद लोग समझना शुरू हो जाएंगे और साथ में आपकी इकोनॉमी चलना शुरू हो जाएगी। देखिए, इसके बगैर आपके पास चारा नहीं। आप लॉकडाउन करके आप करेंगे क्या? ठीक। आज सरवर खान साहब ने एक बात कही है कि जी डोमेस्टिक ऑपरेशन से सवाल हुआ कि डोमेस्टिक ऑपरेशन फिजाई जो है वो आप उसको टाइट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने 10% खोला था, अभी हम इसे 20 और 30% पे ले जा रहे हैं। और सेकंड उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑपरेशन के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसको भी रिलैक्स किया जाए। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आमिर साहब, आप दोनों से ये एक सवाल। डॉक्टर साहब पहले आप ये कि अब ये लोकल इकोनॉमी की तो बात हो रही है, उसमें आप नए नोट छाप लें, लोकल बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, ये तो इंटरनल एक बात हो गई, लेकिन दारोमदार होता है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो जो गैप है पहले ही काफी कम हो चुका है हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, उन फैसलों की वजह से। आपके ख्याल में इस गैप को मजीद कम करना पड़ेगा हमें और कर सकते हैं या नहीं? ट्रेड पे तो हम इस वक्त इन्हिसार नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर श्रिंकेज नहीं, मैं गैप कम करने की बात कर रहा हूँ ना। एक्सपोर्ट तो यकीनन हमारी गिर गई है। वजीर आज़म साहब ने भी कहा कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, और एक्सपोर्ट का बैलेंस जो है वो रिस्टोर इसी तरह होगा ना कि जी इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। जिस चीज से हम बच सकते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है इस वक्त। अगर हमारा ये ख्याल है ना कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा के अपने मईशत के मसाइल हल कर सकते हैं, इंपोर्ट कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा, इस वक्त एक ही तरीका है और वो ये कि तामीरात का शोबा जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को नौकरी मिले और हमारी जो तो वहां उन मसाइल को हल किया जाए, लोकल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें, एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ाएं। ये चीज जरूरी है जी। एक पूरा साल है, हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना है, टिड्डी दल का हमला हो गया है, ये चीजें ज्यादा जरूरी है, इन पे फोकस होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड वैसे ही बाहर श्रिंक हो रही है, वो हमें बचा नहीं सकती, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमें बचा सकती है। वेरी राइट। आमिर, ये यकीनन मैंने डॉक्टर साहब से भी यही सवाल किया था कि एक्सपोर्ट गिर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात इस वक्त नहीं कर रहे, इंपोर्ट को क्या और कम कर सकते हैं आप या नहीं? जी, मैं इसका जवाब जो है, जब आपने बड़ा किया था, इसके मैं जल्दी से 2 नुक्ते बताता हूँ। पहली बात ये है कि इस वक्त जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड रिसेशन में, ठीक है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर ग्लोबल ट्रेड रिसेशन में है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें से कितनी इंपोर्ट्स हुए हैं वो हमारी एक्सपोर्ट में कन्वर्ट होके जा रही है। मिसाल के तौर पे असल हम चमड़ा साफ करके लाते हैं इटली से, फिर उनको बनाते हैं, फिर उनको, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें एक्सपोर्ट चाहिए क्यों? एक्सपोर्ट हमें चाहिए सिर्फ इसलिए कि हमें यूएस डॉलर्स चाहिए होते हैं, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। उस फॉरेन करेंसी को, और आपकी सवाल का जवाब इसमें है कि पहली बात है हमें खरीदारी करनी है उन चीजों की जो हमारी इंटरनल कंजम्पशन और हमें एक्सपोर्ट बनाने में हेल्प कर रही है। दूसरी चीज है कि हमें कर्जों की अदायगी करनी होती है। तीसरी चीज है कि हमारी कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो हमने प्रॉमिस किए हैं, जो आपने अभी आईबीपी स्कैंडल में देखा है। तो इस वक्त हम हतमी तौर पे कोई एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम ये तीनों चीजें जो मैंने आपको जिक्र किया है, इनका पहले हम एग्री कर लें कि ये हमें कितना करना है इस साल। दूसरा, हम ये एग्री कर लें कि हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस करेंगे इंपोर्ट साइड पे जो कि हमारी एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं या हमारे लिए लाइफ लाइन है, यानी कि कोई दवा है जिसकी इनपुट हमें चाहिए, बस उस पे हम कॉन्सेंट्रेट करें। जब हम ये कर लें उसके बाद हमने जो आखिरी कदम लेना है वो ये लेना है कि हम मार्केट में बड़ी जल्दी शिफ्ट हो रही है, उसमें हमने जो डिजिटल साइड है हमारी एक्सपोर्ट्स की, जो हमारी सर्विसेज की और हमारी लेबर की, उसके अंदर हमें ऑन द डिजिटल साइड मार्केट्स कैप्चर करनी है। दूसरे और छोटे लेवल पे अफ्रीका, और ये मैंने पिछले भी प्रोग्राम में बोला था कि कुछ ममालिक हैं जो हमसे भी पसंदीदा हैं, वहां पे हमें कुछ एक्सपोर्ट्स कैप्चर करनी है जो बेचारे इस वक्त मेजर डिफरेंट कंट्री से नहीं कर सकते, जहां हम उनकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमें इस पे फोकस करना होगा।
ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ अली भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मईशत पर सैर हासिल इन्होंने इजहार ख्याल किया मेरे मेहमानों ने, बजट में क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ हैं। लेकिन एक बात जिस पर तमाम पार्टिसिपेंट मुत्तफिक थे कि बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, हुकूमत को सख्त फैसले करने हैं और सख्त फैसले जो यकीनन गैर मकबूल भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त लोग समझते हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक मुखालिफ सियासी जमातों से हो या आम आवाम हो, कि सख्त फैसले करेंगे तो शायद इस वक्त से हम कामयाबी के साथ गुजर जाएंगे, और अगर सख्त फैसले नहीं होंगे तो मजीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन बात वही है कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र जैसे हुकूमत ने एक लॉकडाउन में नरमी की, ईद से पहले उसमें जो SOPs की वायलेशन देखने में आई, कारोबार तो हुआ। अब अगर कारोबार को चलाना है, खरीदारी करनी है या अपनी चीज़ें बेचनी है तो कम अज़ कम एहतियात ज़रूरी है। एहतियात करते रहें ताकि हुकूमत को इस किस्म का कोई मुश्किल फैसला ना करना पड़े जिससे हुकूमत भी परेशान हो और वो ताजिर बरादरी भी परेशान हो और ख़रीदार जो हैं वो भी परेशान हो। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।